मेरे कटघरे को घेर कर कुछ सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर अपना पिस्तौल और कारतूसों की पेटी डांटे खड़ा था। गवाही देने वाले के खड़े होने की जगह जज की बैठक के नीचे ठीक हमारे कटघरे के सामने थी। यदि कटघरे में से गवाही देते हुए अप्रूवरों पर गोली चलाई जाए तो संभव है कि हड़बड़ाकर बीच में बैठे दर्शक उठकर खड़े हों और गोली जज, आसेसर, पेशकार आदि किसी गलत आदमी को लग जाए। ऐसी परिस्थिति थी। अदालत में प्रदर्शित चीजों में आजाद का वह माउजर पिस्तौल और उसके 60 कारतूस भी दरवाजे के पास एक मेज पर सजे हुए रखे थे। वे हमें अपनी ओर अलग ललचा रहे थे। बुंदेलखंडी में हम दोनों ने सलाह की कि इस पिस्तौल और इन कारतूसों का भी उपयोग होना चाहिए। सदाशिव ने कहा कि इन्हें मैं उठा लूंगा। मैंने कहा कि पहले देख लेना मैं क्या कुछ कर पाता हूँ, फिर यदि मौका होगा तो इस पिस्तौल और इन कारतूसों को लेकर हम दोनों ही निकल चलेंगे। दिल धड़कने लगा। यदि इस पिस्तौल को हम लोग आजाद के सामने जाकर फिर रख सकें तो। पहले जयगोपाल अप्रूवर अपनी गवाही देने आया। आजाद की हिदायत थी कि यदि एक को ही मारा जा सके तो फणींद्र को मारा जाए। फणींद्र पहले दल की केंद्रीय समिति का सदस्य था। मैं जेब के अंदर पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रखे बैठा रहा। जयगोपाल की गवाही में काफी समय लग गया। अप्रूवर लाहौर की पुलिस की रक्षा में थे। उनके बैठने के लिए कचहरी के आहते में एक तंबू तना हुआ था। उनमें दोनों अप्रूवर और पंजाब की CID के 2 उच्च अफसर बैठे हुए थे। तंबू के द्वार पर एक हट्टा कट्टा पंजाबी पुलिस सब इंस्पेक्टर नानक शाह अपनी पिस्तौल और कारतूस का पट्टा डांटे तैनात था। जरा फासले पर एक और पंजाबी पुलिसमैन संगीन चढ़ी राइफल लिए खड़ा था। हम लोग भी अपने 10 पुलिस वालों के साथ अदालत के कमरे से बाहर निकल आए। बरामदे के नीचे हम लोगों के लिए 2 कुर्सियां डाल दी गई, जिन पर हम जाकर बैठ गए। 10 सिपाही और एक हवलदार हमें घेर कर खड़े हो गए। मेरा दाहिना और सदाशिव का बायां हाथ एक ही हथकड़ी में बंधा था। हमारा शिकार था। सामने तंबू में हमारा शिकार था। सदाशिव ने कहा, मौका अच्छा है। बेशक बड़ा अच्छा मौका था। इस समय मूल में दोनों अप्रूवर मिल सकते थे और ब्याज में CID के 2 ऊंचे अफसर भी, मगर हम दोनों एक ही हथकड़ी में बंधे थे। सदाशिव के बड़े भाई पास ही खड़े थे। उन्होंने कुछ खाने के लिए ला दिया। हमने खाने के बहाने अपने रक्षकों से हथकड़ी खुलवा ली। हथकड़ी के दोनों कड़े अब सदाशिव के बाएं हाथ में पड़ गए और मैं बिल्कुल खुल गया। सामने के मैदान को, जो हम लोगों की बैठने की जगह और अप्रूवरों के तंबू के बीच में पड़ता था, पुलिस वालों ने दर्शकों से खाली करा लिया। मेरे लिए दौड़कर तंबू तक जाने का मार्ग साफ हो गया। खाते खाते मैंने चट से जेब से पिस्तौल निकाला और तंबू की ओर झपटा। मुझे उधर को झपटता देख तंबू के दरवाजे पर बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर मुझे रोकने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह सामने से हट जाए और मेरे काम में बाधक ना हो, इसलिए मैंने भागते भागते एक गोली उसकी जांघ में मारी, जो उसके कूल्हे को चाटती हुई निकल गई। वह दरवाजा छोड़कर भागा और मैंने तंबू में जयगोपाल और फणींद्र घोष दोनों पर एक एक गोली चला दी। मैं इस जल्दी में था कि इनसे शीघ्र निपटकर अदालत में मेज पर रखे हुए आजाद के उस माउजर और 60 कारतूसों को हस्तगत कर लूं, परंतु दुर्भाग्य से मेरा पिस्तौल फिर जमा हो गया और गोली किसी भी अप्रूवर के मर्म पर ना बैठी। यद्यपि जयगोपाल घायल हो गया और दोनों ही अपनी अपनी कुर्सी के नीचे लुढ़क गए थे, जिससे मैंने यही समझा कि काम हो गया। इसी बीच सर्वत्र भगदड़ मच गई और भीड़ इतनी थी कि कोई कहीं भाग ना पाता था। सब वहीं एक पर एक हो रहे थे। मुझे भी भीड़ में से अदालत के कमरे में पहुंचने का मार्ग नहीं मिल रहा था। घायल नानक शाह भागने का मार्ग खोज रहा था, परंतु भीड़ के मारे वह भी तंबू के आसपास चक्कर काट रहा था और मेरा पिस्तौल जाम तो हो ही चुका था। इतना समय कहाँ था कि उसको ठीक किया जा सके। मेरा फिर नानक शाह से सामना हो गया और मूर्खतावश मैंने अपने जाम हुए पिस्तौल को नानक शाह की ओर तान दिया। वीर नानक शाह यह कहते हुए मेरे ऊपर टूट पड़ा।
बाबू, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमें क्यों मारते हो? और दूसरे ही क्षण में नानक शाह के भारी भरकम शरीर के नीचे धरती पर आ रहा जाम हुआ पिस्तौल मैंने फेंक दिया। फिर तो सभी बहादुर बनने चले। कोई पिस्तौल निकाल कर आया, कोई बंदूक का कुंदा दिखाने लगा, किसी ने लात चलाई, किसी ने घूंसा मारा। मुझे तो वीर नानक शाह के चौड़े सीने की आड़ मिल गई थी। इन प्रहारों से नानक शाह ने मेरी रक्षा की और उन्हें अपने ऊपर झेला, नहीं तो उस दिन मेरी चटनी पिस जाती। हथकड़ी में बंधे भाई सदाशिव यह सारा कांड टुकुर टुकुर देखते रहे। इसके सिवा वे और भी क्या कर सकते थे? उसकी सारी योजना की समाप्ति इस भांति हुई। मेरे अधैर्य और जल्दबाजी ने सारा काम बिगाड़ दिया। सदाशिव ने कहा तो नहीं, परंतु उनके मन में यह आए बिना कैसे रह सकता था? इससे तो अच्छा होता कि मुझे ही यह काम करने दिया जाता। पंडित जी के इस निशानेबाज ने फिर सब मिट्टी कर दिया। उधर आजाद ने भी जब कुल कांड का हाल सुना होगा तो यही कहा होगा, मैं पहले ही समझता था, वक्त पर जल्दबाजी और लुक लुक ना करे तो कैलाश मेरा दल का नाम ही काहे का। मूर्ख ने एक पिस्तौल फिर व्यर्थ खो दिया। इधर उत्साहपूर्ण जनता ने मारने वाले की जय के नारों से धरती आसमान एक कर दिया। उसका जोश और उत्साह उबाल बिंदु पर था। कचहरी के आसपास के मकानों की छतों पर, खपरेलों पर, पेड़ों पर, जहां कहीं भी आदमी जिस किसी दशा में बैठे खड़े लटक के रह सकते थे, सर्वत्र आदमी ही आदमी दिखते थे। उन्होंने पुलिस वालों की मोटर पर पत्थर फेंके। अप्रूवरों को जिस मोटर में बैठाकर कचहरी से ले जाया गया, उस पर बेहद पत्थरों की वर्षा की। देशभक्ति के जोश और अप्रूवरों के प्रति अपनी घृणा और रोष में वे पागल हो उठे। बाद में कुछ लोगों ने कचहरी में भी आग लगाने की चेष्टा की। 40 आदमी गिरफ्तार हुए। दंगा करने के अभियोग में उन पर केस चलाया गया और उन्हें सजा हुई। इधर मेरे पुलिस रक्षक दल के हवलदार की डर के मारे घिंगी बंध गई। वह थरथर कांपने लगा। उसके मुंह से बार बार यही निकलता था, अब मरे। जब मैं अपने रक्षक दल के सिपाहियों को क्षमा याचना के स्वर में समझाने लगा कि उन्हें अपना बचाव कैसे करना चाहिए, तो एक नौजवान मुसलमान सिपाही ने कहा, बाबू, आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है। आप दिल छोटा ना कीजिए। हमारा क्या होना जाना है, बहुत हुआ तो नौकरी जाएगी और 4-6 महीने की सजा होगी, सो काट आएंगे, कहीं और नौकरी करके अपना पेट पाल लेंगे। आप हमारी चिंता ना करिए। इस सरकार की ऐसी की तैसी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। दूसरे सिपाहियों ने भी चुपके चुपके मेरा साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे ही वाक्य कहे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने आकर उन्हें हुक्म दिया कि मुझे उल्टी हथकड़ी लगा दी जाए। वे यह भी नहीं करना चाहते थे। मैंने ही उन्हें समझाकर उल्टी हथकड़ी स्वयं चढ़वा ली। जब उनके पास से गोरा पुलिस सुपरिंटेंडेंट अन्य 2 गोरे सार्जेंटों के साथ आकर मुझे ले गया, तो मेरे इन पुलिस रक्षकों ने आंखों ही आंखों में बड़ी सद्भावना पूर्ण विदाई मुझे दी। मुझे लगा उस मुसलमान सिपाही ने कहा, बहादुर, ऐसे ही साबित कदमी से फांसी पर चढ़ जाना। खुदा हाफिज। कैदी की हालत में रहते हुए अदालत में जो मुखबिर पर गोली चला सका, उसमें वास्तविक वीरता, सूझ, चतुराई आदि का श्रेय उन लोगों को है जिनका उल्लेख मैं यथा प्रसंग कर चुका हूँ। उनके इस श्रेय को आवश्यकता वश में गुप्त न्यास के रूप में अब तक रखे रहा हूँ। उसे वास्तविक अधिकारियों को लौटाते हुए आज महाकवि कालिदास के कर्णव के सम्मान में भी मन पर से एक भार हटा हुआ अनुभव करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, जातो ममायम विशद प्रकामा प्रत्यप्रतिन्यास इवांत्र आत्मा, जिसका अर्थ होता है मेरा हृदय आत्मा उसी प्रकार पूर्णता निश्चिंत हो गया है जैसे कोई अपनी धरोहर वापस पाकर निश्चिंत हो जाता है। भगवान दास माहौर।